यूजीसी नेट की हिस्ट्री में 27 जून 2025 का एग्ज़ाम वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स एवर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यूजीसी नेट। ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स मुझे आप लोगों से मिले जब मैंने आपके साथ इंटरैक्ट किया एट द सेंटर इटसेल्फ, और वापस आने के बाद से जितने भी मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेजेस आए हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पर हों, टेलीग्राम ग्रुप में हों, मेरे खुद के पेड बैच में हों, या फिर जितने भी पास्ट में एनालिसिस वीडियोज़ हुई हैं उसके कॉमेंट सेक्शन में अगर आप चेक करें, इट इज़ फुल ऑफ एंगर. It is full of rage. I could see very disappointed faces coming out of the center, and rightly so, because the kind of questions जो इस बार पूछे गए हैं were not difficult, mind you. They were completely absurd. They did not make sense. इसीलिए ये कहना कि यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम सेकंड शिफ्ट में जो आपका कंडक्ट कराया गया वाज अनप्रेडिक्टेबल वुड बी वेरी जस्टिफाइड. अनएक्सपेक्टेड तो डेफिनेटली था ही, साथ में बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो गया. अब लेंदी क्यों हुआ? बिकॉज क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड कम थे एंड स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा थे, विच मीन्स आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी. सो एक तरह से एनटीए ने अपना ही जो एक ट्रेंड सेट किया था वही पैटर्न अब चेंज कर दिया है, एंड ड्रास्टिकली सो. चेंज तो किया है बट नॉट ग्रेजुअली, ड्रास्टिकली रादर. अगर आपको याद हो लास्ट जो साइकिल थी दैट वाज हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, दिसंबर साइकिल थी, बट वो एग्जाम्स 7 जनवरी को आपका कंडक्ट हुआ था इंग्लिश का. And I remember the paper was extremely easy, so easy that the cutoff went up. बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई थी इन द लास्ट साइकिल, एंड उसी कट ऑफ को रेगुलेट करने का एक अटेम्प्ट, एक बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट एनटीए की तरफ से मुझे लगता है मुझे देखने को मिला है व्हेन दे गिव यू वन सच एग्ज़ाम, जिसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के हैं. इट मेक्स यू वंडर कि क्या ये क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है. तो मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, एनालिसिस वीडियो हमने किया था, डिस्कशन की थी किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, डिफिकल्टी लेवल हमने डिस्कस किया. ऑब्वियसली पेपर तो आपका डिफिकल्ट था ही, इस पर तो कोई डिबेट है ही नहीं. ठीक है, तो मैं आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो एंगर है, उसको इनवैलिडेट बिल्कुल नहीं करना चाहती. पेपर वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट आई थिंक व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट इज वो अनप्रिडिक्टेबल था इन नेचर, वो अनएक्सपेक्टेड था. जो यूनिट्स एक वक्त पर डोमिनेट किया करती थी अब वो यूनिट्स एज इम्पॉर्टेंट नहीं रही हैं. जिन यूनिट्स में से लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया करते थे उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एक टाइम पर डोमिनेट किया करता था उस पैटर्न के क्वेश्चंस अब रिड्यूस हो गए हैं, एंड जो पैटर्न में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते थे वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. इन एडिशन टू दैट, स्टेटमेंट्स पढ़ते पढ़ते आपका टाइम ज़्यादा निकल गया, विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ यू कुड नॉट इवन कंप्लीट द पेपर. तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं. पेपर का अनएक्सपेक्टेड होना, अनप्रिडिक्टेबल होना, एक सेट पैटर्न या ट्रेंड को फॉलो ना करना, साथ ही साथ लेंदी क्वेश्चंस होना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होना. इन एडिशन टू दैट ऐसा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाना जिसको आपको रीड करने के लिए बार बार स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो गेट्स वेस्टेड. तो ये मुझे लगता है सारे के सारे फैक्टर्स का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये रहा कि पेपर अल्टीमेटली आपका डिफिकल्ट या बियॉन्ड डिफिकल्ट बन गया. तो अब जब ये सारी सिचुएशन हो गई है, इतनी डिससैटिस्फैक्शन है, हाउ डू वी लुक फॉरवर्ड? आई नो बहुत सारी एंग्जाइटीज़ हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई ये वीडियो मैं बना रही हूँ. अदरवाइज जिस तरह का लेवल एग्जाम का रहा, आई थिंक कट ऑफ डिस्कस करना मेक्स नो सेंस, बिकॉज इतना अनप्रडिक्टेबल पेपर जो रहता है ना उसमें कट ऑफ भी बहुत मुश्किल हो जाती है प्रिडिक्ट करनी. बट एक चीज़ प्रिटी क्लियर है दैट अगर आपका पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है तो कट ऑफ आपकी लो जाने ही वाली है. गोज़ विदाउट सेइंग, वो तो अंडरस्टूड है. ठीक है, इट्स कॉमन नॉलेज, कॉमन सेंस है कि जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा पेपर, कट ऑफ आपकी उतनी ज़्यादा लो जाएगी. सो क्या पॉसिबल कट ऑफ रहेगी? मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, आज के इस सेशन का एक ही पर्पज़ है. अगर आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हैं जब से एग्ज़ाम देकर आए हैं, एंड फिर वंडरिंग कि अब आगे क्या करना है, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या मुझे रिजल्ट का वेट करना चाहिए, क्या मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर मुझे दिसंबर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी भी है तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए. ट्रेंड चेंज हो चुका है तो अप्रोच भी चेंज होना चाहिए. सेम अप्रोच लेकर सेम स्टडी मटेरियल से क्या मैं दिसंबर साइकिल को टारगेट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? अगर ऐसी आपकी कंसर्न्स हैं तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहना चाहिए, बिकॉज एक बार कट ऑफ मैं आपको बता दूं तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे कि क्या आप इस कट ऑफ रेंज के अराउंड फॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अगर आपको लगता है आप इस कट ऑफ रेंज में कहीं फॉल नहीं कर रहे, डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल. अगर आपको लगता है कि हाँ मैं समहाउ इस कट ऑफ रेंज के आसपास फॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप रिजल्ट का वेट करिए वेरी पेशेंटली. ठीक है, विदाउट गेटिंग एंक्शियस माइंड यू. राइट, सो लास्ट ईयर लास्ट साइकिल जो आपकी कट ऑफ थी, आई थिंक ये डिस्कस करना अब पॉइंट बनाता ही नहीं है. वैसे हर साल क्या होता है, व्हेन आई प्रिडिक्ट द कट ऑफ्स फॉर दी
रिसेंट साइकिल में लास्ट साइकिल की कट ऑफ डेफिनेटली डिस्कस करती हूँ, लेकिन यहाँ लास्ट साइकिल की कट ऑफ डिस्कस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज लास्ट साइकिल का जो पेपर था वो एक्सट्रीमली ईजी। तो मुझे लगता है दो एंड्स हैं, ये एक्सट्रीमली ईजी था, एंड इस साइकिल का आपका जो कट ऑफ है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो चुका है। फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो आपका जेआरएफ का कट ऑफ था दैट वाज 107 क्वेश्चंस। इसीलिए मैंने आपसे बार बार यही कहा था इस साइकिल के लिए कि हमारा जो सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जिसे हमें टारगेट करना है इज 110। अगर आपको याद हो यूट्यूब वीडियोस में या फिर पेड क्लासेस में भी हमने ये 110 क्वेश्चंस का टारगेट सेट किया था कि हम 110 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। अब लुकिंग एट द लेवल ऑफ पेपर इन द जून एग्जाम, ये जो नंबर है ये एब्सर्ड है, ठीक है, बिकॉज इस नंबर को रीच कर पाना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कंसिडरिंग जो पेपर है उसका लेवल इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है। सो 107 क्वेश्चंस पर आपका जेआरएफ हो रहा था लास्ट टाइम, आपका नेट हो रहा था 188 मार्क्स पर, ठीक है। सो 95 प्लस क्वेश्चंस अगर आपके पास थे तब जाकर आपका नेट हो रहा था, सिर्फ नेट, एंड 107 क्वेश्चंस पर जाकर आपका जेआरएफ हो रहा था। दैट वाज फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड बाकी कैटेगरीज की आप कट ऑफ देख पा रहे हैं। ये जो मार्क्स है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अब यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम इस सीरीज में इस साइकिल में सोचें तो कितने रहेंगे। तो एक बार मैं बहुत क्लियरली विदाउट वेस्टिंग टाइम ये बता दूं, पहले मुझे लगता है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका जो नेट का स्कोर है शुड बी समवेयर अराउंड 75 to 85। ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म्स में आपको कट ऑफ बता रही हूँ, राइट, सो दैट आप आइडिया लगा पाएं कि अगर मेरे 150 क्वेश्चंस में से अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो शायद आप इस रेंज में फॉल कर पाएं और आपका सिर्फ नेट हो पाए, बट जेआरएफ की कट ऑफ शुड बी समवेयर बिटवीन 90 to 100। अब मुझे लगता है कि देखो इससे हाई नहीं जाएगा, इससे लो जा सकता है। पेपर जितना डिफिकल्ट था ना, इससे हाई तो जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब बाकी कैटेगरीज के लिए आप थोड़ा थोड़ा सब ट्रैक कर लीजिए, राइट। तो ओबीसी के लिए अराउंड 65 आपका नेट हो सकता है, 75 पर आपका जेआरएफ हो सकता है, लाइकवाइज ईडब्ल्यूएस के लिए 66 एंड सो ऑन। अब इस पूरी की पूरी कट ऑफ डिस्कशन का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अब एक क्लैरिटी अपने माइंड में लाइए, ठीक है। आई नो एग्ज़ाम के बाद एक मोमेंट ऑफ रिलीफ की जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी वो बिल्कुल आपको नहीं मिला, बिकॉज यू केम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल एंड यू वर शॉक्ड एट द काइंड ऑफ पेपर जो आपको दिया गया था। आई रिमेंबर सम ऑफ द कॉमेंट्स इन माई अर्लियर वीडियोज़, एनालिसिस वीडियो हमने की, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन हमने किया, उसके कमेंट सेक्शन में किस तरह के कमेंट्स आए हैं कि स्टूडेंट्स फेल्ट अ सेंस ऑफ पैनिक ग्रिपिंग देम ड्यूरिंग द एग्जाम इटसेल्फ। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड टू आस्क फॉर ग्लूकोज एंड वाटर ऑल्सो ड्यूरिंग द एग्जाम, बिकॉज जब पेपर का लेवल इतना अनएक्सपेक्टेड आता है, डिफिकल्ट होना इज़ वन थिंग, बट अनएक्सपेक्टेड होना, अनप्रिडिक्टेबल होना, एब्सर्ड होना, ऐसे क्वेश्चंस आ जाना जिसको देखकर एक बार को ऐसा लगे कि क्या ये क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं भी या नहीं, क्या ये हमारे सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट हैं भी या नहीं, क्या ये हमारे सब्जेक्ट के लिए अप्रोप्रिएट हैं भी या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस जब आपके माइंड्स में आते हैं तो आप एग्ज़ाम देने पर फोकस कर ही नहीं पाते। So I know the June exam for 2025 for UGC NET English Literature has been one of the toughest exams ever, but looking at the situation, I know a lot of demands have been coming up कि NTA को syllabus को थोड़ा और specific कर देना चाहिए। NTA needs to at least tell us कि कौन सी units में से कितने questions आएंगे, या एक rough weightage दे देनी चाहिए, because अगर हम इतना सारा focus अपना British literature पर रखते हैं जो एक time पर most dominating unit हुआ करती थी, ऐसा कैसे हो सकता है suddenly कि around 5 to 6 questions ही आए British literature में से, because British literature को English literature का core माना जाता है। तो अगर उस कोर में से 5 to 6 क्वेश्चंस ही आएंगे तो कैसे हम प्रिडिक्टेबल तरीके से क्वेश्चन प्रिपरेशन कर पाएंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम हर टीचर हर स्टूडेंट ब्रिटिश लिटरेचर पर स्पेंड करता है, एंड येट यू सी ओनली 5 to 6 क्वेश्चंस इन एग्जाम, तो डिफिकल्टी लेवल तो डेफिनेटली बढ़ा दिया है एनटीए ने। अब ऐसे डिफिकल्टी लेवल को टारगेट करने के लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, अपना अंदाज़ा हर स्टूडेंट को है, हर एस्पिरेंट को है, टाइम वेस्ट मत करिए। आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी आउट। आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई एंग्जाइटीज़ हैं, कोई डाउट्स हैं, आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम हैंडल @आयशा मैम। तो कोई भी डाउट है, क्वेरी है, मैम आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, क्या हमारा जो अब प्लान है वो होना चाहिए, ठीक है, क्या गेम प्लान है जिसको मैं यूज़ करूँ, क्या स्ट्रैटेजी अब मैं अपनाऊँ
इस चीज़ों के कुछ भी क्वेश्चंस है वो आप मुझे यहाँ एड्रेस कर सकते हैं पर्सनली विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं, मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है, दिसंबर में मुझे JRF करना है, जून वाला एग्जाम जो भी हुआ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, आई कैन नॉट कीप रिग्रेटिंग, ठीक है, आई कैन नॉट कीप लिमेंटिंग ओवर वन थिंग जो हो चुकी है, राइट। वैसे भी देर इज लिटरली नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो जो हो गया वो हो गया। वी हैव ब्लेम्ड NTA। अब हम होप कर सकते हैं कि NTA कुछ चेंजेस करे जिससे कि आपका एग्जाम का जो एटलीस्ट पैटर्न है उसमें कुछ क्लैरिटी आए, उसमें कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट तो एटलीस्ट आए। डिफिकल्ट होना, ईजी होना, देखो इज अनदर थिंग, राइट। हम डिफिकल्ट पेपर से नहीं डरते, हम ज़्यादा सिलेबस से भी नहीं डरते, लेकिन एटलीस्ट एक लॉजिकल टेरिटरी, एक बाउंड्री होनी चाहिए उस सिलेबस की, हाँ इसके अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आई नीड टू स्टार्ट स्टडिंग, अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल है वो जैसा बढ़ चुका है ना, यू नीड टू इन्वेस्ट मोर आवर्स, मोर एनर्जी, एंड स्मार्टली आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो अपनी पढ़ाई को स्ट्रैटेजाइज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से ये नहीं कर पाएंगे तो आप मेरे कोर्स में एनरोलमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं, मुझे एक बार सारा सिलेबस मैंने कर लिया है, बस अब मुझे स्ट्रैटेजाइज करना है, डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। एनरोलमेंट में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मिल जाता है, स्पेशली आज और कल के लिए, दैट इज़ 29 एंड 30 जून को आपका एक स्पेशल ऑफर भी है जिसमें आपके कोर्स एनरोलमेंट पे आपको हाईली डिस्काउंटेड प्राइसेस मिलेंगी। दिस इज़ फॉर योर UGC नेट कोर्स, जिसमें अगर आप दिसंबर तक वैलिडिटी का कोर्स लेते हैं तो यू गेट दिस प्राइस। अगर आप जून 2026 की वैलिडिटी का लेते हैं तो यू गेट दिस प्राइस, लेकिन अगर आप दिसंबर 2026 की वैलिडिटी का लेते हैं तो यू गेट दिस प्राइस। अब मैं नहीं चाहती कि आपको इसकी या इसकी ज़रूरत पड़े भी, मैं चाहती हूँ कि आपका जो JRF है उसका जो ड्रीम है वो दिसंबर 2025 में ही अचीव हो जाए। तो आइडियली अपना टारगेट इसको लेकर चलिए। लेकिन अगर आपकी कोई फैमिली कमिटमेंट्स हैं या आपको लगता है कि नहीं, आई हैव अदर थिंग्स गोइंग ऑन, तो शायद मुझे एक लॉन्गर वैलिडिटी का ले लेना चाहिए, तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा UGC नेट का कोर्स। दिस इज़ योर नाउ और नेवर ऑफर। आप अपना सब्जेक्ट, अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर है पेपर 2 का, आप जो कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं इस पर भी फर्दर डिस्काउंट लेने के लिए, दैट इज़ आयशा के, इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। दैट बीइंग सेड, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो क्लियर हो ही जाएगा, एग्जाम अच्छा हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिफिकल्ट था, मैंने समहाउ मैनेज तो कर लिया और मुझे लगता है कि मेरा नेट क्लियर हो जाएगा, तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो ले लो, विच इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की पब्लिक सर्विस कमीशंस ने जो भी एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज हैं उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दीजिए फॉर योर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, या जहां भी आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक सेपरेट कोर्स है विच इज़ द असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स। अगर आपको लगता है कि इसके लिए भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर तरीके से सिलेबस हो जाए कवर, साथ ही साथ PDF नोट्स मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स में एनरोलमेंट भी ले सकते हैं। अगर इसमें भी आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, सेम आपका डिस्काउंट कूपन यूज़ कर सकते हो विच इज़ आयशा के। मैं कभी भी आपको पुश नहीं करती कि एनरोलमेंट्स लीजिए क्योंकि या फिर पेड कोर्सेज लीजिए, बिकॉज ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका जो सेल्फ स्टडी है वो भी वही फ्रूट्स, वही रिजल्ट्स आपको दे सकता है, प्रोवाइडेड आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, स्ट्रैटेजी के साथ, एक डायरेक्शन के साथ पढ़ाई करें। अगर आप विदाउट डायरेक्शन पढ़ाई करेंगे, अगर आप पास्ट पेपर को एनालाइज किए बिना फ्यूचर पेपर की तैयारी करते जाओगे, आपके पास वही सेंस ऑफ शॉक होने वाला है जो इस साल हुआ है, ठीक है। तो अगर NTA ने अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल बना दिया, अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, तो हम भी उस ट्रेंड के हिसाब से अपनी प्रेपरेशन, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने वाले या शिफ्ट करने वाले, अपना फोकस बूस्ट करने वाले हैं अपनी प्रेपरेशन, ठीक है। इसके लिए आपके पास फ्री क्लासेस तो हमेशा रहेंगी ही यूट्यूब पर, एवरी सिंगल डे फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे आपकी 5:30 PM होंगी यूट्यूब क्लासेस एंड 7 PM आपकी होंगी मास्टर क्लासेस। लेट मी रिमाइंड यू, दोनों ही क्लासेस आपकी कंप्लीटली फ्री हैं टू एक्सेस, तो आप दोनों क्लासेस को रोज़ ट्यूसडे टू सैटरडे अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करेंगे। बहुत सारी पास्ट में हमने मैराथन्स की, जनरल क्वेश्चंस किए या फिर थियोरी वाइज क्वेश्चंस किए, एज वाइज क्वेश्चंस किए, वो सब आपका यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अगर आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हो, दिस वुड बी माय ईमेल ID, दिस वुड बी माय टेलीग्राम हैंडल एज वेल। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा फ्यूचर के लिए। ये जो कट ऑफ है इसका प्रोडिक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आपको ये एक आइडिया दे पाए कि अब मुझे आगे क्या करना है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम कि आप एक डिलेमा की सिचुएशन में हैं, you are stuck and you do not know what to do, how to move ahead। NTA की आंसर के आने में अभी वक्त है, तो इस टाइम को ज़ाया मत करिए, इस टाइम को वेस्ट मत करिए। आई नो कुछ टाइम चाहिए, एक ब्रीदर लो, 5-10 दिन अपने आप को दीजिए, ठीक है। ब्रीद, अपने माइंड को फ्रेश करिए एंड देन स्टार्ट स्टडीइंग अगेन।
ठीक है। द गुड पार्ट अबाउट यूजीसी नेट इज इट गिव्स यू एज मेनी चांसेस एज यू वांट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक उस लूप में, उस साइकिल में स्टक रह जाएंगे। रादर हमें मेक श्योर करना है कि दिसंबर में वी नीड टू गेट आर JRFs एंड मूव ऑन विद आवर लाइफ्स। ठीक है। आप मेरे यूजीसी नेट इंग्लिश चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपके पास फ्यूचर में जितनी भी फ्री क्लासेस होंगी यूजीसी नेट के लिए, साथ ही साथ जितने भी आपके PDF मिलेंगे फ्यूचर में, साथ ही साथ जितने भी डिस्कशंस हैं अबाउट दिस एग्जाम पर्टिकुलरली, एंड क्विजेज, पोल, स्टडी मटेरियल, फ्री PDF, सब कुछ आपको मिलेगा ऑन दी यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर चैनल ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, विच इज़ आयशा मैम _ टेक्स्ट बुक। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सारी की सारी फ्यूचर में डिटेल्स आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। सो दिस विल बी इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीबडी। आई होप आज के सेशन के बाद थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ी एंग्जाइटीज़ आपकी काम डाउन हुई होंगी। आई नो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अभी भी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप वो डिस्कशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स एंड डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।